बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरो एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम की भी और थोड़ी बहुत हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी। इनिशियल जो स्टेजेस हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मगर यूरिनरी को हम कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूरो एम्ब्रियोलॉजी मीन्स द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। कैसे इसकी डेवलपमेंट होती है, हम स्टार्ट करेंगे गेस्टुलेशन के स्टेज से, मीन्स के थर्ड लेयर जब हमारे पास स्ट्रक्चर बना होगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम किडनी तक लेके जाएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ जो है हम किडनी से फिर स्टार्ट करेंगे, तो किडनी से कैसे बाकी पार्ट्स बनते हैं, जैसे कि यूरेटर हो गया, यूरिथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह हो गए। ठीक है, इसी तरह उनके पास जो एंजियोजेनेसिस हो रही है, मीन्स कौन कौन से वेसल्स आ रहे हैं, तो उसको हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर ड्रा करते हैं हमारे पास एक थर्ड लेयर डायग्राम। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये हो गया एक्टोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म, और ये मेसोडर्म। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रक्चर से आप पहले भी फेमिलियर रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी अगर फर्दर डिटेल देखी जाए, पहले मैं इनको मेंशन कर लूँ। ये एक्टोडर्म है हमारे पास, ये एंडोडर्म है और ये मेसोडर्म है। और मेसोडर्म में फिर तीन पार्ट्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है ये पैरा एक्सियल, फिर उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट और उसके बाद आ जाता है लेटरल पेट मेसोडर्म। फिर लेटरल की भी दो हैं, जो एक्टोडर्म की तरफ जाता है हमारे पास पोर्शन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सोमैटिक मेसोडर्म। ठीक है, और जो हमारे पास नीचे की तरफ आते हैं मीन्स के एंडोडर्म की तरफ, उसे हम कहते हैं स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस का एरिया है वो है इंटरमीडिएट मेसोडर्म। ठीक है, और ये बाकी एक्स्ट्रा एरिया जो हो गया, ठीक है, amniotic सैक हो गया, इसी के साथ साथ योग सैक हो गया, तो अलग से वो बाद में डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को बना देते हैं। इस पार्ट को हम इधर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देगा हमें। दिस इज पैराएक्सियल मेसोडर्म, देन वी हैव, उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म, फिर हमारे पास लेटरल मेसोडर्म। ठीक है, बोथ साइड पे सेम, क्या नाम है इसका, पैरा एक्सियल, इंटरमीडिएट, जो हमारे पास एक्टोडर्म की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्टोडर्म वाला उसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक मेसोडर्म। और जो हमारे पास एंडोडर्म की तरफ आता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। तो ये आप इसे जो है ना वाकिफ़ हैं, ये पहले भी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, स्प्लैंक्निक और सोमैटिक मेसोडर्म। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रक्चर को हम साइड व्यू से देखते हैं, तो कुछ हमारे पास ऐसी पोजीशन आएगी। ये है हमारे पास ओवरऑल एक्टोडर्म। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास ये न्यूरल ट्यूब, नोटोकार्ड वगैरह। अच्छा, ये हमारे पास है पैराक्सियल, इंटरमीडिएट, और ये वाला जो उसका वाल था एक्टोडर्म की तरफ, एक्टोडर्म की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया, जबकि जो दूसरा है हमारे पास ये अंदर की तरफ आके इसको कवर करता है, जीआईटी के जो हमारे पास ट्रैक्ट है। ठीक है, गट इसको कवर करके दोबारा से वापस चला जाता है। सिमिलरली उसका भी सिमेट्रिक पोर्शन एक्टोडर्म के पास ही आएगा। ठीक है, और ये पैराएक्सियल, इंटरमीडिएट और अगेन सेम स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और ये जो गट लाइनिंग को कवर किया गया। ठीक है, और ये हमारे पास एंडो
लिया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास वैसे का वैसा ही है। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है। ये जो हमारे पास पोजीशन है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म वाली, इसके अंदर आ जाती है थोड़ी बहुत कंडेंसेशन, और जब कंडेंसेशन आती है तो हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, आपको आसानी से समझ आएगी। अब हम सिर्फ एक साइड को डिस्कस करेंगे, ठीक है, बोथ साइड सेम होगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, ये नीचे फिर वहीं जो है ना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों साइड को बना लिया। ठीक है, और ये क्या जाएगा हमारे पास वही मेसोडर्म दोनों साइड की, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आपको। मीन्स कि ये जगह थी ना, यहाँ पर ये रिज लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये देखिए दोनों साइड पे रिज लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये क्या होगा हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर है जो कंडेंस स्टेट में मौजूद है, इसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। जबकि जो हमारे पास ये रिज लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल रिज। ठीक है, इससे बनेगी हमारे पास दो मेन स्ट्रक्चर। कौन कौन से? इससे बनेगा एक हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट और एक बनेगा यूरिनरी सिस्टम का पार्ट। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक जो है ना हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब हम इसी स्ट्रक्चर को सेजाइटल प्लेन में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब आपको आसानी से समझ आएगी। हम उसमें अलग करेंगे कि नोटों का नेफ्रोजेनिक कॉर्ड कहाँ पर मौजूद है, गट ट्यूब वगैरह हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक एम्ब्रियो। ठीक है, हम इसको सेजाइटली स्टडी करेंगे। ये आ गया हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। अब यूरिनरी सिस्टम में मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ किडनी में यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास तीन मेन फेज आते हैं। ठीक है, जो कि वक्त के साथ साथ किडनी का रोल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो आते हैं हमारे पास वो बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं, ऑलमोस्ट 1 वीक तक स्टे करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो 10 वीक तक मौजूद होते हैं, और फिर जो उसके बाद आते हैं हमारे पास वो परमानेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनको हम मेडनेफ्रोस कहते हैं, वो हम स्टडी करेंगे डिटेल से। ये आ गया हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। ठीक है, और इसके सामने आगे की तरफ आ जाते हैं हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, गैस करें आप। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास गट ट्यूब का। ठीक है, ये वाला जो ट्यूब मौजूद है। ठीक है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, और ये हमारे पास है गट ट्यूब। अब होता क्या है, सबसे पहले 4th वीक से हम स्टार्ट करते हैं। तो 4th वीक में क्या हो जाता है हमारे पास कि जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, इसका जो सर्वाइकल रीजन है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। और डिफ्रेंसिएशन के बाद वो एक नया स्ट्रक्चर बना जिसको हम कहते हैं प्रोनेफ्रोस। ठीक है, प्रोनेफ्रोस सभी हम स्टडी बनाते हैं कैसे आएगा। रिमेंबर 4th वीक। ठीक है, बिगिनिंग में ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, एक ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा डायग्राम बन सके। सेम स्ट्रक्चर्स। ठीक है, गट ट्यूब भी वहीं पे मौजूद है, तो उसको भी हम दोबारा से कलर नहीं करते हैं। हमारा जो मेन फोकस वाला टॉपिक है वो है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का सर्वाइकल रीजन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास नेफ्रोजेनिक का सर्वाइकल कॉर्ड का रीजन है, सर्वाइकल रीजन है, वो क्या बन जाता है आगे, वो एक बन जाता है प्रोनेफ्रोस। ये फर्स्ट स्टेज है किडनी की, प्रोनेफ्रोस। कैसे बनता है, इधर हमारे पास बन जाता है एक डक्ट, ये बन जाता है हमारे पास एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, और इसके आगे बन जाते हैं हमारे पास ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल इसके आगे बनना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, सर्वाइकल रीजन के अंदर मौजूद होता है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये लॉन्ग डक्ट्स और दूसरे
छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, जिसको हम नेफ्रोटोम भी कहते हैं, ठीक है, नेफ्रोटोम। और ये क्या हमारे पास, ये है डक्ट। तो ये दो पार्ट्स होते हैं किस चीज़ के, प्रोनेफ्रोटिक स्टेज में, ठीक हो गया। ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये यहाँ तक के लिए हमारे पास किडनी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मीन्स कि जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उनको यूज़ करने में हेल्प देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, ये कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ये यहाँ पर कनेक्ट होते हैं इसके साथ, ठीक है। अब देखिए जो ये हमारे पास नीचे वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं क्लोएका, इसके अभी तक हमारे पास डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई है, अभी तक एक क्लोएका स्ट्रक्चर में मौजूद है। इससे आगे जाके बनते हैं एनल कैनाल और यूरोजेनिटल साइनस, ठीक है। फिर यूरोजेनिटल साइनस भी आगे 3 में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको हम अलहदा से यहाँ पर एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं जब 4th वीक एंड हो जाते हैं, मीन्स के 5th वीक स्टार्ट हो गया, अब प्रोनेफ्रोस ख़त्म, प्रोनेफ्रोस यहीं तक था हमारे पास, उसकी अब डिजनरेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एंड ऑफ 4th वीक में प्रोनेफ्रोस की डिजनरेट स्टार्ट हो जाती है, और जब 5th वीक तक ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है तो ये डिजनरेशन कंप्लीशन हो चुकी होती है। अब जो इसका जो हमारे पास ये नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, इसका जो हमारे पास ये वाला रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स के थोरैको और लंबर रीजन, यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बनाते हैं ये। अब यहाँ पर हमारे पास बनेगा एक नया किस्म का स्ट्रक्चर, सेम हमारे पास क्या आ जाएगा, गट ट्यूब। अब ये जो है ये डिजनरेट हो गया यहाँ से, ठीक हो गया। और डिजनरेशन के बाद जो है यहाँ पर हमारे पास नया रीजन में स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ गया के क्लोएका से जुड़ता है नीचे से, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का यहाँ पर हमारे पास डक्ट होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोनेफ्रोस, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ट्यूब्यूल्स होंगे ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेज में कि ये आगे जाते जाते एक और स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर हम बनाने से पहले हम इधर क्लोएका देख लेते हैं कि क्लोएका कहाँ पे कैसे अटैच हो रहे हैं, किस चीज़ के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। ये बल्कि क्लोएका को हम जब ये स्ट्रक्चर इलेबोरेट करते हैं तब एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखते हैं आगे कि ये स्ट्रक्चर किस साथ ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया क्योंकि यहाँ पर हमने दरमियान में एक और लेयर भी ऐड करनी है ताकि आसानी से इलेबोरेट हो सके वो लेयर, ठीक हो गया। या हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास गट ट्यूब, ठीक हो गया। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास मीजोनेफ्रोस और उसका डक्ट, ठीक है। और डक्ट के साथ साथ उसका आ जाते हैं हमारे पास ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये ट्यूब्यूल्स किस चीज़ के साथ अटैच होती है, ये ट्यूब्यूल्स अटैच होती है यहाँ पर अओर्टा के साथ, ठीक है। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दरमियान में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अओर्टा, ठीक हो गया, जो एम्ब्रियो के अंदर मौजूद है। ये कौन सी स्टेज है हमारे पास, मीजोनेफ्रोस, और ये ही हमारे पास प्रिमिटिव किडनी है, प्रिमिटिव यूरिनरी सिस्टम यहाँ से इसके स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कौन से रीजन में स्टार्ट हुआ था हमारे पास, ये स्टार्ट हुआ था हमारे पास सर्वाइकल रीजन में, और ये स्टार्ट होता है हमारे पास थोरैको लंबर रीजन में, ठीक है। जो हमारे पास एंड स्टेज किडनी बनती है वो आपको पता है थोरैको लंबर में होती है ना। 11 12 थोरैक्स से लेफ्ट राइट और L1 L2 पे ख़त्म होती है, और हाइलम जून का होते होते हमेशा L1 पे मौजूद होता है। मगर ये क्या होता है हमारे पास कि ये एंड स्टेज किडनी नहीं है, एंड स्टेज किडनी जो होती है वो पेल्विस में जाके बनती है, मगर फिर उसकी असेंडिंग होती है, तो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, और यहाँ पर जो है अओर्टा इसके साथ अटैच होना शुरू हो गया। अब मैं इस स्ट्रक्चर को, ये इन 3 स्ट्रक्चर्स को मैं इधर डिटेल से
थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ड्रा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप देखिए ये आ गया हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास डक्ट, ये उससे आया हुआ ट्यूब्यूल है। ठीक है, फिर ये डक्ट आगे किया हुआ है और एक और स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है, बनाते हैं, आराम से बनाते हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास इधर मौजूद है आर्टा। ठीक है, आर्टा पहले आ रहा होता है सीधा, इसके स्ट्रक्चर के साथ जब स्टिमुलेशन होती है सेल्स की तो डिफ्रेंशिएशन हो जाती है और यहाँ पर एक और प्रोसेस जो है ना वो शुरू होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस, मीन्स की प्रोडक्शन ऑफ वेसल्स, नए वेसल्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो किस तरह शुरू होते हैं, तो यहाँ से जो है ना नए वेसल्स शुरू होते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कैपिलरी नेटवर्क, जिसको हम क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक हो गया। दूसरी तरफ ये ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको आप जानते हैं बोमेन कैप्सूल के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो इसका एंड वाला स्टेज है, इधर मैं लिख लूँ डक्ट, ट्यूब्यूल, बोमेन कैप्सूल, दूसरी तरफ आर्टा, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ठीक हो गया। नीचे की तरफ जो है ये क्लोका के साथ जॉइन होता है। ठीक है, अब क्लोका के साथ ये कैसे जॉइन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, तीन जो है यहाँ पर एंटर, तीन जो है हमारे पास मेन वेसल्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसको हम ग्रीन से बनाते हैं ताकि बाकी से सेपरेट हो। ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये पोस्टीरियर यहाँ पे एंटर हुआ है, ये क्या चीज़ एंटर हुई हमारे पास, वही मेजोनेफ्रिक डक्ट यहाँ पे एंटर हुई जिसको हम वुल्फियन डक्ट भी कहते हैं, नेफ्रोक डक्ट भी कहते हैं जिसको हम, ठीक है, ये हमारे लेडेक डक्ट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम मौजूद होते हैं। तो ये यहाँ पर एंटर होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्रीन वाला गट है ना, तो गट के भी जो होते हैं, ठीक है, फोर है, मिड है, हैंड है, तो यहाँ से हैंड गट आता है। और हैंड गट क्या लेके आता है, ऑब्वियसली फिशेस। यहाँ से क्या आ रहा था हमारे पास, यूरिन। तो इसका मतलब है कि इनिशियल स्टेज में यूरिन और फिशेस हमारे पास एक ही जगह पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ये देखिए यूरिन और फिशेस एक ही जगह मौजूद है और जिस जिस जगह से निकलते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एलेंटोइस। एलेंटोइस, वहाँ से फिर ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के कहाँ जाते हैं, एलेंटोइस से जाते हैं ये यूरेकस में और फिर जाते हैं योग सैक के अंदर। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड जाके फिर आगे जो है ना वही सारी सिचुएशन दोबारा से कंटिन्यू होने लग जाती है। तो और एक इसमें एक डिसीज़ भी आ जाती है। ठीक है, ये जिसको हम कहते हैं पॉटर सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि यूरिनरी आउटपुट हमारे पास कम होता है, तो फिर ये ऑक्सैक और एमनियोटिक फ्लूइड हमारे पास कम होता है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फीचर्स है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, एक्सट्रीमिटीज़ ख़राब होती हैं, स्किन ख़राब होती है, फेस ख़राब होती है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की वजह से जब सर्फेक्टेंट भी कम होगा तो उसको COPD हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है उसके पल्मोनरी जो है ना वो रिफ्लेक्स नहीं कर पा रहे होते, सही से फंक्शन भी अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो जो है ना ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, जिसको हम पॉटर सिंड्रोम कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसका स्ट्रक्चर था कि क्या क्या चीज़ें स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज में आते हैं हमारे पास मेटा। ठीक है, जो कि परमानेंट के लिए। अब ये 5th वीक से कहाँ तक मौजूद था, ये मौजूद था हमारे पास 10th वीक तक। इस स्ट्रक्चर ने क्या किया, फिल्ट्रेशन का ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता रहा। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या कर दिया, इसका फंक्शन ख़त्म होने लगा है। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, इसी स्ट्रक्चर को मैं बनाता हूँ। ठीक है, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है ना नया स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, जो हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड नहीं था, उसके पेल्विक रीजन में इधर से सेल निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नए सेल्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स होते हैं इधर। ठीक है, ये इसको कहते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टोसोम या मेटानेफ्रिक मेसोडर्म। ठीक है, कौन सी रीजन से है ये याद रखना, पेल्विस रीजन से। ठीक है,
कोलम्बस, सर्वाइकल, तीन रीजन्स हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? मेटोनेफ्रिक मेसोडर्म या फिर मेटानेफ्रिक ब्लास्टोमा। अब ये क्या करते हैं, ये सब जाते हैं और मेसोनेफ्रिक डक्ट को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। अब मेसोनेफ्रिक डक्ट को स्टिमुलेट करने लगे ये लोग। मेसोनेफ्रिक की जब स्टिमुलेशन होगी तो हमारे पास एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि ये देखिए, ये डक्ट है हमारे पास, ठीक है। ये वहीं ट्यूब्यूल्स गई हैं, सेम स्ट्रक्चर्स, तो हम इनको नहीं बनाते। इधर आके ये स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरह का ये, बाकी ये वही क्लोकम एंटर हो रहा है, दोबारा से सेम स्ट्रक्चर है। और ये क्या चीज़ है हमारे पास? मेटानेफ्रिक मेसोडर्म या मेटानेफ्रिक ब्लास्टोमा, ठीक है। इसने मेसोनेफ्रिक ने जो हमारे पास डक्ट थी उसको स्टिमुलेट कर दिया और वहाँ से नए किस्म के सेल बनाए, ये जो बर्ड टाइप निकला है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, इसका हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूरिटेरिक बर्ड, ठीक है। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? यूरिटेरिक बर्ड, ठीक है। ये बना दिया इसने यूरिटेरिक बर्ड, ठीक है। मीन्स के बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपीयरेंस हो गए हमारे पास। अब ये जो यूरिटेरिक बर्ड होता है हमारे पास, ये क्या करता है कि ये इस स्ट्रक्चर को स्टिमुलेट करता है। उसने इसको स्टिमुलेट किया, अभी इसको स्टिमुलेट करेगा। ये दोनों एक दूसरे को स्टिमुलेट करते रहते हैं और इस स्पेसिफिक प्रोसेस को कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। रेसिप्रोकल इंडक्शन मीन्स के वो उसे इंड्यूस कर रहा था और वो उसे इंड्यूस कर रहा था रेसिप्रोकली, समझ आई? तो इस वजह से इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। अब ये जो यूरिटेरिक बर्ड है यह आगे जाके क्या बनाता है? यह आगे जाके बनाता है यूरिटर, जबकि जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टोमा यह आगे जाके बनाता है नेफ्रॉन, ठीक है। इसको हम स्टडी करते हैं, देखिए। अब ये इसने ग्रोथ फैक्टर रिलीज करके इसको स्टिमुलेट किया, अब ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करके इसको स्टिमुलेट करेगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दोनों ग्रो करते जाएंगे। अब इसकी होगी दो इधर स्टेप्स होंगे। सबसे पहले प्रोलिफरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन होगी और उसके साथ साथ कंडेंसेशन होगी। देखते हैं कैसे। ठीक है, ये बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे नहीं इंपॉर्टेंट हमारा। अब ये क्या करती है, ये कुछ इस तरह से बनने लग जाता है कि इसके पास एक अपना स्टॉक आ जाता है, ठीक है। यह अपना एक स्टॉक बना लेता है और उसी के साथ साथ हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरह का। बाकी तो नीचे वही सेम स्ट्रक्चर फिनोमेना है। और इधर क्या हो जाता है? कंडेंसेशन हो जाती है। किस चीज़ की? मेटानेफ्रिक ब्लास्टोमा की। तो ये कुछ इस तरह से कंडेंस स्टेज में आ जाता है हमारे पास ये स्ट्रक्चर। ये देखिए इस तरह से। अब देखें, अब इनको हम डिवीज़न करते हैं कि इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है। तो ये जो हमारे पास स्टॉक है ये क्या बनाता है आगे जाके? ये बनाता है हमारे पास यूरिटर। क्या बनाते हैं? यूरिटर। ये एरिया बनाता है पेल्विस, ठीक है। रेनल पेल्विस, वो वाला पेल्विस नहीं जो पेल्विक कैविटी, रेनल पेल्विस, ठीक है। और ये क्या बनाता है? नेफ्रॉन। अब देखिए ऑलमोस्ट हमारे पास स्ट्रक्चर जो है ना कंप्लीट होने लगा है, ठीक है। हम नज़दीक जा रहे हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि कैसे जो है ना हमारे पास किडनी बन रही है, कि किस तरह से जो है ना कौन कौन से स्ट्रक्चर उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम मेटानेफ्रिक वेसिकल भी कहते हैं, ठीक है। मेटानेफ्रिक वेसिकल। अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, ठीक है। अब इसके भी दो बर्ड निकलना शुरू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं यूरिटेरिक बर्ड, ठीक है। मजीद आगे की तरफ बर्ड निकलने शुरू हो जाते हैं यूरिटर की, ठीक है। और इसी तरफ दूसरी तरफ ये भी प्रोलिफरेट होता जा रहा है साथ में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम स्टडी नहीं करते हैं फिलहाल। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया यूरिटर पेल्विस, अपने स्ट्रक्चर याद रखने हैं। और ये इसको सराउंड कर चुका है ऑलमोस्ट। क्या चीज़ है? नेफ्रोजेनिक, ठीक है। नेफ्रॉन है, आप अभी आप नेफ्रॉन कहना चाहते हो तो कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है हमारे पास कि ये अब प्रोलिफरेशन इनकी जारी है, ठीक है। ये यूरिटर पेल्विस और ये नेफ्रॉन। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये प्रोलिफरेट होते होते मज़ीद आगे कंटिन्यूएशन बना देता है। कैसे बनाता है?
कुछ इस तरह से। ये स्ट्रक्चर इसने मज़ीद जो है ना प्रोलिफरेट हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। अब एक नया स्ट्रक्चर ऐड हो गया, ठीक है। पहले के स्ट्रक्चर कौन कौन से थे? यूरेटर, पेल्विस, नेफ्रॉन। अब क्या चीज़ ऐड हो गई? अब ऐड हो गई हमारे पास मेजर कैलेक्स। यस, अब हमारे पास मेजर कैलेक्स ऐड हो गया, ठीक है। देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था कहाँ तक आ गए। अब हमारे पास क्या आ गया? मेजर कैलेक्स आ गया। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये मज़ीद प्रोलिफरेट होता होता एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। ये अब देखें, अब हमारे पास एक और चीज़ ऐड हो गई है। सबसे पहले क्या था हमारे पास? यूरेटर, पेल्विस रीजन, नेफ्रॉन, मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स आ गया हमारे पास, एक नया स्ट्रक्चर। गुड। देखिए हमारे पास माइनर कैलेक्स तक बात पहुंच गई, ठीक है। अब माइनर कैलेक्स से आगे एक और भी स्ट्रक्चर साथ बन रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट्स। यस, मिलियन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पर बन रहे होते हैं साथ में। देखिए हमारे पास मिलियन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स भी बन रहे हैं, कितना खूबसूरत है। देखें कैसे किस तरीके से हमारे पास, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था कहाँ तक पहुँच गए। अब क्या हो गया हमारे पास? देखें माइनर कैलेक्स बन गया, मेजर कैलेक्स बन गया, किडनी की स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद हैं, बन गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर था। अब इसको हम मज़ीद नीचे लेके आते हैं, ठीक है। मीन्स की यूरेटर वाला स्ट्रक्चर हम लेके आते हैं, फिर हम इसके ब्लड वेसल्स वाला अलग से पढ़ेंगे और नेफ्रॉन का जो अलग से स्ट्रक्चर बढ़ रहा है फिर हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करूँगा इस स्ट्रक्चर से, तो आप याद रखना कि ये कैसे बने थे, ठीक है। अच्छा, तो क्या स्ट्रक्चर था हमारे पास? स्ट्रक्चर मौजूद था कुछ इस तरह का। यूरेटर, पेल्विस, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, ठीक है। वही सारा सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या आ गया? यूरेटर, पेल्विस, मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन, ठीक है। अब हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, यहाँ से बाद वाले को। कौन कौन से को? माइनर कैलेक्स और उसके साथ कलेक्टिंग डक्ट को। मीन्स के इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखें। ये क्या हमारे पास? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक हो गया। वो माइनर कैलेक्स और कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर एक स्पेशल किस्म के सेल आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? मेटानेफ्रिक मेसोडर्म कैप। क्यों? क्योंकि वो इसको कैप की तरह कवर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए मेटानेफ्रिक मेसोडर्म कैप सराउंड कर लिया इसको इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? इनकी कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन होने के बाद ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे। सिमिलरली हर सब में ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास कंडेंस हो गया। कंडेंस हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है हमारे पास? मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बनेगा। किस चीज़ से बनेगा? इसी स्ट्रक्चर से। देखते हैं कैसे बनता है। ये बन गया हमारे पास नया स्ट्रक्चर। इसे क्या नाम था? मेटानेफ्रिक मेसोडर्म कैप, ठीक है। वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या बन गया? मेटानेफ्रिक मेसोडर्म, ठीक है।
अब उससे क्या बन गया, मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। अपने पीछे सारे नेफ्रिक जो नेफ्रोज बने थे प्रो और मेज, उनके अपने डक्ट्स भी बड़े थे, ट्यूब्यूल्स भी बड़े थे। अब इसका ट्यूब्यूल आया, ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ इसका डक्ट पढ़ा था, अब इसका ट्यूब्यूल आया हमारे पास, तो ये क्या बना गया, मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ठीक हो गया। अब मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स क्या करता है कि ये इसके साथ जॉइन कर जाता है। किसके साथ जॉइन कर जाता है, जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। कैसे जॉइन करते हैं, यहाँ से ये स्ट्रक्चर रिमूव होने शुरू हो जाते हैं और आपस में जॉइन होते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये, ठीक है। अब इसको एक और नाम दे दिया जाता है, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट या ट्यूब्यूल। यहाँ एक और स्ट्रक्चर बन गया है, इसको क्या कहते हैं, ये तो आपको याद होना चाहिए, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखें, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक आ गया, कहाँ से, एनोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म वाली सीन से देखें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास ये मज़ीद प्रोलिफरेट होता जाता है, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास क्या था, कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अब एक और स्ट्रक्चर ऐड होगी। इमेजिन करिए कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर आता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद आया प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखिए हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक भी पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में आता है हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनता है। गैस करें आप कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, गैस करें, यस, बोमेन कैप्सूल। क्या बन गया हमारे पास, बोमेन कैप्सूल बन गया हमारे पास, एक और स्ट्रक्चर हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। क्या नाम दिया हमने उस स्ट्रक्चर को, बोमेन कैप्सूल। अब क्या होता है हमारे पास कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है आपस में वो जो है ना समझने के मतलब ओरिएंटेशन उनके अंदर ऐसी होती है, ऐसी पोजिशनल चेंजेस होती है जिसकी वजह से एक और स्ट्रक्चर बनता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोमेन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले। हमारे पास एक और स्ट्रक्चर भी ऐड हो गया यहाँ पे, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब तो आप जो अंदाजे अपने यहाँ पर लगाए थे उम्मीदें आप पूरी हो चुकी होंगी, ठीक है। लूप ऑफ हेनले भी हमारे पास बन गया। अब हम देखते हैं कि इसके पास ब्लड वेसल्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। मीन्स के ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुके हैं। यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे, सबसे पहले यूरेटर था, पेल्विस बना था, मेजर कैलेक्स बना था, माइनर कैलेक्स बना था, कलेक्टिंग डक्ट्स बने थे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बना था, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बना था, बोमेन कैप्सूल बना था, फिर लूप ऑफ हेनले बना था। अब जो है ना हमने इसके पास फिल्ट्रेशन लेके आनी है, ठीक है। अब जब तक ये नहीं बना हुआ तब तक तो वही चीज़ काम कर रही है ना, 10th वीक तक तो वो चीज़ काम कर रही है। कौन सी चीज़ काम कर रही है, मेसोनेफ्रॉन्स, ठीक है। अब ये बन रहा है तो यहाँ हमारे पास ब्लड वेसल्स आने चाहिए। कौन से प्रोसेस के जरिए ब्लड वेसल्स आते हैं, रिमेंबर क्या नाम था, एंजियोजेनेसिस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं एक अओर्टा, ठीक है, इसके साथ नहीं है, सेपरेट। ये गया हमारे पास अओर्टा, एब्डोमेन में आके ये बन जाता है एब्डोमिनल अओर्टा, यहाँ की ये डिवाइड हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है किस चीज़ में, दो नए स्ट्रक्चर में। ये क्या है हमारे पास, एब्डोमिनल अओर्टा, ठीक है, लेफ्ट कॉमन इलियक, राइट कॉमन इलियक, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ से क्या होता है हमारे पास, यहाँ से होती है एंजियोजेनेसिस, ठीक है, इस तरह से। और ये इसके लिए क्या बना लेते हैं, ग्लोमेरुलस, बिल्कुल। अब इसने बना लिया इसके लिए ग्लोमेरुलस, ठीक है। किस चीज़ से बना, एब्डोमिनल आर्टरी से। क्यों बना एब्डोमिनल आर्टरी से, आगे ये जो इलियक्स हैं क्यों बना, क्योंकि हमारे पास ये कहाँ पे मौजूद था, रिमेंबर पेल्विस में मौजूद था, पेल्विस के अंदर, ठीक है।
इनिशियल स्टेज में ये पेल्विस के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद आती है इसकी असेंडिंग की प्रोसेस, ठीक है। असेंडिंग के प्रोसेस में ये कहाँ से कहाँ मूव हो जाता है, कि यहाँ पे मूव कर जाता है और इसकी अपनी आर्टरी बन जाती है। कौन सी, रेनल आर्टरी, ठीक है। अब ये रेनल आर्टरी कहलाती है, इसकी अपनी इलियक से ऊपर आ गई, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ तो ये नीचे वाले दोनों इलियक है, राइट एंड लेफ्ट। अब इसकी अपनी आर्टरी आ गई है, क्या कहलाती है, रेनल आर्टरी, ठीक हो गया। और इसको अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऊपर नहीं जा पाती है, इसको जो है ना इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी इसको रोक रही होती है, जिसकी वजह से जो है ना ये आपस में मिल जाती हैं, इस्थमस बनाते हैं। फिर वो बहुत टाइप के हो सकते हैं, पेरेन्काइमल हो सकता है, फाइब्रस हो सकता है, स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, ठीक है। वो हम पैथोलॉजी में अलग से सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ बन गया, जो हमारे पास फुल किडनी का स्ट्रक्चर है यहाँ तक बन गया। अब हम किडनी से नीचे आते हैं, नीचे मीन्स के यूरिटरी की तरफ आते हैं, ठीक हो गया। ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलमोस्ट सेपरेट हो गया, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, क्या है हमारे पास, किडनी है, ठीक हो गया। किडनी से आ रहा है हमारे पास यूरिटर, ठीक है। अभी किडनी से एक स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है। इसी के साथ साथ आपने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा था, मीजोनेफ्रिक डक्ट, अभी तक वो भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो मैं इस स्ट्रक्चर को बनाने लगा हूँ अभी। और ये क्या है, हाइंड गट का पोर्शन, ठीक हो गया। ये क्या है, वुल्फियन डक्ट, लेयरडेक डक्ट, नेफ्रोज डक्ट, ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट, जो भी आप इसको नाम दें। इधर यूरिटर आ गया, इधर क्या आ गया, हाइंड गट से आने वाले फिशेस हो गए, और इधर एलेंटोएस। तो ये इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। अब क्या होता है हमारे पास कि सबसे पहले यहाँ पर एक सेप्टम बनता है, ये इस जगह पे एक सेप्टम फॉर्मेशन होती है, जो कि ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से अलग कर देता है। ऊपर नीचे की आप ऐसा कर सकते हैं, इसको इंटीरियर और पोस्टीरियर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। जो इंटीरियर पोर्शन है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा ब्लैडर, और जो कि पोस्टीरियर का पोर्शन है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा हमारे पास हमारे एनल कैनाल को, ठीक है। इधर हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये किडनी, ठीक हो गया। किडनी से आएगा हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, यूरिटर, ठीक हो गया। ये हमारे पास यूरिटर के साथ अटैच हो गया। और ये जो नीचे वाला है, अब ये अलग ही स्ट्रक्चर बन गया है। ये स्ट्रक्चर क्या कराते हैं, एनल कैनाल, कोर्टिकस, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास मौजूद है यूरिटर, ये सेम किडनी, और जो है हमारे पास क्या चीज़ है, वुल्फियन डक्ट, ठीक है। वुल्फियन डक्ट जो होती है वो फिर मेल में रह जाती है, फीमेल में नहीं होती है, उसका फंक्शन, फीमेल में उसका फंक्शन नहीं होता, तो वो फीमेल में नहीं होती है, ठीक है। फीमेल में फिर वहाँ पर हमारे पास एक और डक्ट आती है, जो कि इस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म करती है कि वो फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज वगैरह बना रही होती है, ठीक है। होम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो है ना, इसको आप सिर्फ ये समझ लें कि इसके अंदर सेमिनी वेजिकल्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आएगा हमारे पास जो इजैकुलेटरी डक्ट है, एपिडिडीमस है और वेस डिफरेंस है, वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना, ठीक है। हमने यहाँ पर नर्वस सिस्टम डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, इसके 3 फेज़ बन जाते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाऊँगा, पीछे यूरिटर, ये वाला फेज़, ठीक है। देन ये वाला फेज़, और
देन ये वाला फेस। इसी के साथ साथ मैं इसको यहाँ पर दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। ये अब देखें, ये है हमारे पास इस जेंडर के लिए, ये हमारे पास इस जेंडर के लिए। अब आपके पास ये कौन सा जेंडर है, मुझे पता है कि बहुत स्टूडेंट्स को आइन जो सिंबल है इसके ज़रिए नहीं मालूम होता। अब देखें तो हमारे पास ये जो रेड वाला पोर्शन है ये बनाता है ब्लैडर, दोनों में, दोनों जेंडर के अंदर। जो ब्लू वाला पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, मीन्स कि ये वाला पोर्शन है हमारे पास, इससे दो नए स्ट्रक्चर बनते हैं। कौन कौन से? इससे बनते हैं हमारे पास प्रोस्टेटिक प्लस मेम्ब्रेनस यूरीथ्रा, और फिर ये जो फाइनल वाला पोर्शन इसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी या फिर पिनाइल यूरीथ्रा, ठीक है, स्पॉन्जी या पिनाइल यूरीथ्रा। जबकि यहाँ पर हमारे पास सीधा क्या बन जाते हैं, यूरीथ्रा। अब आपको पता चल गया कि ये कौन सा जेंडर है, वो कौन सा, तो ये मेल है, ये फीमेल है। तो मेल के अंदर हमारे पास क्या हो गया कि यूरीथ्रा के 3 पोर्शन बनेंगे, ठीक है, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस और पिनाइल, ठीक है। सबसे पहले प्रोस्टेटिक होता है, फिर मेम्ब्रेनस होता है और फिर पिनाइल होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास ब्लैडर आ गया, वो दोनों के अंदर सेम होता है, ठीक हो गया। तो अब देखिए हमारा स्ट्रक्चर जो है ना एक्टोडर्म मेसोडर्म से शुरू हुआ, तो हमारे पास कहाँ पे ख़त्म हो गया, किडनीज, किडनी ट्यूब्यूल्स, इसके साथ साथ हमने यूरेटर भी पढ़ा, पेल्विस भी पढ़ा, और हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स भी पढ़ लिए कि वो कैसे इससे सेपरेट हो गए, ठीक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है ना सेम ही रहती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को पीछे वाले के साथ डायरेक्ट रिलेट करें, ठीक है, विदाउट दिस, ये किडनी का स्ट्रक्चर है स्पेशली। तो इस तरह हमारे पास अब आगे जो है ना फर्दर डेवलपमेंट होती है, फिर हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बन जाता है, ठीक है, गोनेड्स जिसको हम कहते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कहाँ पे, यूरोजेनिटल रिज में, तो वहाँ से हमें पता लगा था कि 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस जो है उससे भी 2 स्ट्रक्चर ही बनेंगे, ठीक है। साइनस मीन कि उसको सेपरेट करेगा, कौन कौन स्ट्रक्चर बनेंगे, यूरिथ्रा बनेगा, ठीक है, ब्लैडर बनेगा, फिर वो जो हमारे पास डक्ट है, अगर हमारे पास मेलफिजियन है या वुल्फियन है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेंगे हमारे पास मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इम्यून वेसिकल्स हो गया, जैसे हमारे पास एपिडिडीमस हो गया, पेस डिफरेंस हो गया, एजाकुलेटरी डक्ट हो गया, वो बने। और अगर फीमेल है तो उनके पास ओवरी वगैरह बनेंगे, मगर वो वुल्फियन डक्ट से नहीं बनेगी, ठीक है, वुल्फियन डक्ट मेल में नहीं होते हैं। तो इस तरह हमारे पास यूरो एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है, हमारे पास एक कंप्लीट किडनी बन जाती है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे फिर आगे जाके किडनी का माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है, कि उसके अंदर पिरामिड्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं।